बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग। ये टॉपिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह ही इम्पोर्टेंट है। याद रहे कि हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स के आज जो तीसरा लेक्चर शुरू कर रखा है, इन तमाम वीडियोस लेक्चर में मैं इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और आज कॉम्पटन इफेक्ट है। तमाम के तमाम ये जितने भी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कशंस किए हैं, ये हमें किस तरफ ले जा रहे हैं? ये हमें क्वांटम नेचर ऑफ लाइट की तरफ ले जा रहे हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की तरफ ले जा रहे हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट से डेविएशन हो रही है जब लाइट माइक्रोस्कोपिकली इंटरेक्शन करती है। तो ये टॉपिक भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस टॉपिक में भी हम उसी तरफ जाएंगे। A.H. कॉम्पटन नामी एक फिजिसिस्ट, अमेरिकन फिजिसिस्ट ने ये फिनोमिना डिस्कवर किया और इसमें उन्होंने एक्सरे की क्वांटम नेचर प्रूव की, एक्सरे का पार्टिकल नेचर प्रूव किया और एक ग्रेफाइट के क्रिस्टल के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉन बम्बार किया, एक्सरे बम्बार की, जो कि जिसकी वेवलेंथ 0.7 एंगस्ट्रॉम थी। 0.7 एंगस्ट्रॉम की एक्सरे को क्रिस्टल ग्रेफाइट क्रिस्टल पे बम्बार किया और उससे इलेक्ट्रॉन के साथ वो एक्सरे स्कैटर हुई और उसकी वेवलेंथ में तब्दीली महसूस की गई। यानी कि इस टॉपिक में भी हम लोग वेव को एज अ पार्टिकल ले रहे हैं। एक्सरे जो कि मैक्सवेलियन स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, एक्सरे वेव है, इसका डायफ्रैक्शन भी प्रूफ हो चुका है वन लॉ और प्रेग्स लॉ के थ्रू आप डिस्कस कर चुके हैं। तो लिहाजा वेव यहाँ बतौर पार्टिकल बिहेव कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और इन्होंने कॉम्पटन ने जो है एक्सरे की स्कैटरिंग के बाद वेवलेंथ में तब्दीली को डिस्कवर किया, उसका फार्मूला इन्होंने डिराइव किया। उस फार्मूले को कंप्लीट तो हम डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन उस फार्मूले की फिजिक्स और उसको मैं डिस्कस जरूर करूंगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट में कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर हम लोग कहते हैं कि फर्ज करें ये ग्रेफाइट का एक क्रिस्टल है। ग्रेफाइट पता है, ग्रेफाइट कार्बन का एक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है, तकरीबन लगभग 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो कि एक्सरे हम बम्बार करते हैं 0.7 एंगस्ट्रॉम की, उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि तकरीबन 17,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो यहाँ पर एक्सरे को इसके ऊपर बम्बार किया गया और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रेस्ट में अस्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, रेस्ट पर है और उसका रेस्ट मास हम शुरू में लेंगे जब तक वो स्कैटर नहीं हुआ होगा। तो असल में क्या सीन होगा कि जैसे कि ये आपके पास ग्रेफाइट का एटम है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फोटॉन आएगा और नॉकआउट करवाएगा इलेक्ट्रॉन को एक तरफ और खुद दूसरी तरफ नॉकआउट ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर उसको याद रखेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसमें क्या फर्क है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इंसिडेंट फोटॉन होता था वो खत्म हो जाता था, वो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने में, वर्क फंक्शन के तौर पे और उसको किनेटिक एनर्जी देने में खर्च कर देता था। कॉम्पटन इफेक्ट में जो फोटॉन है, जो लाइट वेव है, वो कंप्लीटली खत्म नहीं होगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है। आपको पता है ना, किसी भी वेव की एनर्जी आप इसी को से डिराइव करते हैं, डिस्कस करते हैं, E is equal to H into F और F आपके पास किस चीज के इक्वल होता है? C is equal to F लैम्डा के हिसाब से C by लैम्डा के इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी। तो लिहाजा यहाँ अगर पुटिंग कर दें C ओवर लैम्डा, तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आप H की वैल्यू डाल दें, C की वैल्यू डाल दें और लैम्डा डाल दें, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर लें तो ये अगर आप H की वैल्यू आपको पता है 6.63 into 10 to power minus 34 स्पीड ऑफ लाइट
लैम्डा जो है कितना कह रहा हूं मैं 0.7 एंगस्ट्रॉम, और जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 पे डिवाइड करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, लगभग 17,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग। और इसका इधर से आयनाइजेशन पोटेंशियल रफली कितना है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी एनर्जेटिक, बहुत बड़ी एनर्जी की जो एक्सरे है, ये एक्सरे फोटोन आ रहा है और ये इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच कर रहा है और उसको नॉकआउट कर रहा है। तो लिहाजा नॉकआउट करने के लिए जो एनर्जी है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इज सपोज्ड टू बी फ्री, इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में हम उसको फ्री नहीं देते थे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री अस्यूम किया जाएगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास अब होगा क्या, इसमें हमारा ये मानना है असल में इसको उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटरी टेक्निक में जब उन्होंने एक्सरे बमबार की तो एक्सरे हर डायरेक्शन में गई, हर डायरेक्शन में। उसको कैसे पता चला, एक डिटेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं ब्रैग्स डिटेक्टर, वो डिटेक्टर जो है वो आगे मूव करता है और मूव करने से पता चला कि एक्सरे सीधी नहीं गई, मुख्तलिफ एंगल पर जो है वो डेविएट हुई है। उससे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो एक्सरे फोटॉन आया है ये इस तरफ डेविएट हुआ है और इलेक्ट्रॉन जिसको नॉकआउट किया है वो इस तरफ चला गया है और ये उसके एक्सिस हैं ओरिजिनल जिसके रंग आ रहा था। तो फर्ज करें फोटॉन ने जो एंगल बनाया है वो थीटा और इलेक्ट्रॉन ने जो एंगल बनाया है वो फाई है। तो दो एंगल पर जो है वो स्कैटर हो गया। तो हमारा ये मानना है कि इसकी जो एनर्जी है E = hf इसकी फोटॉन की, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है रेस्ट मास m0c² है। तो लिहाजा टकराने के बाद, स्कैटर होने के बाद इसने अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। जब इसने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी तो इसकी एनर्जी में कमी आएगी, और एनर्जी में कमी आएगी प्लांक्स व्यू से एनर्जी hf होती है तो फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी, और जब फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी तो वेवलेंथ में इजाफा होगा, और वेवलेंथ के इस इजाफे को कॉम्पटेंट शिफ्ट कहते हैं। हम उसकी इक्वेशन की तरफ मूव करना चाहेंगे। तो बहरहाल तो यहाँ पर जो एनर्जी है E = hf प्राइम है, यहाँ एनर्जी कम, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी mc² है। m0 से m0 is rest mass and m is the relativistic mass। तो लिहाजा ये, और अगर मैं इसके लिए एनर्जी की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो एनर्जी की इक्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर बात करता हूँ, इक्वेशन ऑफ एनर्जी मैस, सिर्फ एनर्जी नहीं है, आपको पता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स मैस कंजर्व नहीं रहता, एनर्जी मैस और मैस एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो उस हिसाब से फोटॉन की एनर्जी क्या है hf है, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या है m0c² है, फोटॉन की एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग क्या है hf प्राइम है, और वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है mc² है। तो ये एनर्जी की इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, इसमें ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी आ गई है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी आ गई है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और ये फोटॉन की एनर्जी आ गई। तो फ्रीक्वेंसी जब कम हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो वेवलेंथ में इजाफा हो जाएगा। तो ये मैंने एनर्जी की इक्वेशन को मैं कहते तौर पे सॉल्व करके प्रूफ करने की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका लेवल है एससी का लेवल है, बीएससी के लेवल में हम इसको डेरिवेशन और प्रूफ करते हैं। हम इसकी फिजिक्स बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ है हम लेक्चर में। तो बहरहाल लेकिन तमाम कुछ ना कुछ मैं डिस्कशन जरूर करवाऊंगा इसमें। इसके बाद जो मोमेंटम है, हमें पता है मोमेंटम कोलिजन्स में कंजर्व रहता है अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड हो। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ ओबे हो रहा है। मोमेंटम कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी कंजर्व रहेगा, और मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। मोमेंटम जो है फोटॉन यहाँ पर आ रहा है, आपको पता है मोमेंटम जो होता है, अगर एनर्जी की इक्वेशन आपको पता है mc² को थोड़ा सा
एम सी लिख दें तो सी लिख दें तो ये पी सी आ जाएगा, E इज इक्वल टू पी सी। तो P जो है वो एनर्जी ओवर C, मोमेंटम जो है एनर्जी ओवर C होता है डियर स्टूडेंट। ये मोमेंटम की इक्वेशन जो है फोटोनिक मोमेंटम और फोटोनिक एनर्जी क्या होती है hf। तो hf ओवर c जो है ये मोमेंटम की इक्वेशन मैंने आपके सामने बनाई है। यानी अगर मैं मोमेंटम ऑफ फोटोन की इक्वेशन इधर लिख लूं, मोमेंटम ऑफ फोटोन लिख दूं तो यहां पर अगर आप देखें तो फोटोन का मोमेंटम आपके सामने मैंने डिराइव किया है hf ओवर c। स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि f ओवर c जो है वो 1 ओवर लैम्डा होती है। इस हिसाब से जो मैंने इधर इस बॉक्स में ये बात जो मैंने लिखी है इस बॉक्स में, बॉक्स की सूरत में, तो लिहाजा मैं यहाँ पर यूं भी लिख सकता हूँ h बाई लैम्डा। तो ये मोमेंटम की इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। फोटोन का मोमेंटम याद रहे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि फोटोन जो है उसका रेस्ट मैस तो नहीं होता, रिलेटिविस्टिक मैस न होने के बराबर होता है, तो उसका मोमेंटम भी होता है। रिलेटिविस्टिक मैस ऑफ द फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। रिलेटिविस्टिक मैस आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो फोटोन जो है ये उसकी मोमेंटम। अब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले इसे मैं कैसे लेता हूं इसको, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मोमेंटम यानी कि एक्स एक्सिस पे आप मुझे बताएं एक्स एक्सिस पे फोटोनिक मोमेंटम क्या है? तो एक्स एक्सिस पे फोटोन का मोमेंटम है hf by c। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है? 0, because electron in graphite is assumed to be at rest state and collision की जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग के बाद फोटोनिक मोमेंटम x एक्सिस पे क्या हो जाएगा? ये फोटोनिक मोमेंटम है, ये इस डायरेक्शन में ये फोटोन का मोमेंटम है, तो ये उसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा py, यानी hf ओवर c sin थीटा। और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम mv y एक्सिस पे sin phi। फोटोन का वेलोसिटी को v, फोटोन की वेलोसिटी c होती है, फोटोन लाइट स्पीड से मूव करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मास है, तो v, तो ये y एक्सिस पे मोमेंटम आ गया। और x एक्सिस पे क्या मोमेंटम होगा? ये मैंने y एक्सिस वाली बना दी। x एक्सिस पे मोमेंटम क्या होगा? डेफिनेटली hf ओवर c cos एंगल, और इसका क्या होगा? mv cos phi। तो ये आपके पास इस डायग्राम में मोमेंटम ऑफ द फोटोन y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, इलेक्ट्रॉन y एक्सिस पे और x एक्सिस पे डायग्राम में बना दिया। डायग्राम आपको सबको नजर आ रहा है। क्योंकि x एक्सिस पे फोटोन x एक्सिस के अलावा आ रहा था, तो उसका मोमेंटम सिंपली है cos 0 पे 1 होता है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है नहीं। कोलिजन के बाद अब आप देखें hf प्राइम ओवर c cos थीटा फोटोनिक और mv cos phi इलेक्ट्रॉनिक मोमेंटम आ गया है। तो ये आपके पास मोमेंटम की इक्वेशन मैंने बना दी है एक्स एक्सिस पे पूरे सिस्टम की। सिस्टम से मुराद कौन है? एक्स रे फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा अगर मैं दूसरे हिस्से में लूं along y axis, तो y एक्सिस पे क्या है? फोटोन y एक्सिस पे ट्रैवल नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन तो कर ही नहीं रहा कोलिजन से पहले। कोलिजन के बाद फोटोन y एक्सिस पे चला गया hf c sin एंगल और फोटोन mv sin phi। नेगेटिव क्यों ला रहा? क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस की तरह है, 180 आउट ऑफ फेज है। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। तो ये स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जनरल एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशंस बना दी हैं। याद रहे इस टॉपिक में हमारा टारगेट क्या था? इस टॉपिक में हमारा टारगेट था to calculate the Compton shift, to calculate the increase in wavelength of the X-ray photon, X-ray photon की wavelength का इजाफा, उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी, ये हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। लिहाजा अगर
आप यूं डायरेक्ट मैं लिख लूं कि सॉल्विंग above set of equations, इन इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें 1 2 3 4 इन्हीं को आपस में एक स्क्वायर करके एक की पुटिंग दूसरे में करके लंबे चौड़े तरीके से इसकी हम डेरिवेशन करते हैं, तो हम लोग इस तरह के रिजल्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। किस तरह के रिजल्ट की तरफ मूव कर जाते हैं? C ओवर डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, मैं डायरेक्ट को ये लिखता हूं लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा h ओवर m नॉट c into 1 माइनस cos थीटा। लैम्डा प्राइम कौन सी वेवलेंथ है? स्कैटरिंग के बाद। लैम्डा कौन सी वेवलेंथ है? स्कैटरिंग से पहले। तो स्कैटरिंग से पहले जो वेवलेंथ है वो कम थी, स्कैटरिंग के बाद वेवलेंथ बढ़ गई, और वेवलेंथ में जो तब्दीली है जिसको लैम्डा डेल्टा लैम्डा या क्वांटम शिफ्ट कहते हैं, तो ये क्वांटम शिफ्ट की इक्वेशन आपके पास आ गई है। h प्लॉन्क कांस्टेंट है, m नॉट रेस्ट मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है, 1 माइनस cos एंगल किसका एंगल है? फोटॉन का एंगल है या इलेक्ट्रॉन का? cos में जो एंगल थीटा इन्वॉल्व हो रहा है तो थीटा फोटॉन का एंगल है, लिहाजा एक्स-रे फोटॉन का जो एंगल है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इससे हमें वाज़ेह तौर पे ये मैसेज मिल रहा है, ये जो मैंने इक्वेशन आपके सामने लिखी है यही क्वांटम शिफ्ट है और यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसकी तरफ हमने जाना था। इसको हम तरीके से प्रूफ करते हैं, प्रूफ आप स्कोप से ऊपर है और मैं मेरे पास इतना टाइम है, लिहाजा मैंने डायरेक्ट शिफ्ट की इक्वेशन लिखी है इक्वेशन को सॉल्व करने से। तो अब ये शिफ्ट की इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि ये जो शिफ्ट हो रही है वेवलेंथ में इजाफा हो रहा है, ये किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन में देखें तो इसमें h प्लॉन्क कांस्टेंट है, m नॉट भी इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, लिहाजा ये तीनों फैक्टर कांस्टेंट हैं। वन एंड ओनली वेरिएबल जो है वो एंगल थीटा है, लिहाजा क्वांटम शिफ्ट एंगल थीटा पे डिपेंड करेगी। तो थीटा जितना बड़ा होगा, आप खुद सोचते जाएं, थीटा जितना बड़ा होगा तो cos की वैल्यू उतनी छोटी होगी। ये पता है cos 90 पे खत्म हो जाता है और 0 पे मैक्सिमम होता है, तो लिहाजा ये आंसर उतना बड़ा होगा क्योंकि cos माइनस हो रहा है। मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन अगर मैं फर्स्ट करें ऐसा कहते हैं कि अगर थीटा है ही नहीं, एंगल है ही 0, इसका मतलब है इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, एक्स-रे फोटॉन का इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ ही नहीं है, कि वो स्कैटर ही नहीं हुआ, सीधा गुजर गया है। क्यों? इसे कैसे पता चलेगा? ये डेल्टा लैम्डा वाली इक्वेशन में आप पुट करें h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos 0 पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? 1 माइनस cos 0 पे m नॉट c cos 0 पे 1 हो जाएगा वैनिश, तो डेल्टा लैम्डा 0 हो जाएगा, और जब डेल्टा लैम्डा खत्म हो जाएगा तो वेवलेंथ में तब्दीली नहीं होगी, वेवलेंथ में तब्दीली नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी में तब्दीली नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी में तब्दीली नहीं हुई, एनर्जी में तब्दीली नहीं हुई, एनर्जी में तब्दीली नहीं हुई तो स्कैटरिंग ही नहीं हुई है, फोटॉन स्कैटर ही नहीं हुआ जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम नहीं हुई। और अगर मैं एक्सट्रीम पे बात करूं कि एंगल 0 से 1 20 30 50 60 70 80 हत्ता के 90 हो गया कि फोटॉन जो है वो 90 डिग्री पे स्कैटर हो गया, इस एंगल पे फोटॉन स्कैटर हो गया, तो फिर आप देखें आपका जो डेल्टा लैम्डा का आंसर है उसको जरा उस पे नजर डालें। h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos 90 पे क्या होता है? 0, लिहाजा h over m naught c, this is called first Compton shift, first Compton shift। डियर स्टूडेंट, आपको h की वैल्यू भी आती है, m नॉट इलेक्ट्रॉनिक रेस्ट मास की वैल्यू भी आपको आनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट भी, और पुट करें इसके अंदर, पुटिंग करें डेल्टा लैम्डा h की वैल्यू 6.63 10 की पावर माइनस 34 9.11 into 10 की पावर माइनस 31
3 into 10⁸ ये सब कुछ पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 2.43 into 10⁻12 10⁻। तो ये आपके पास उसकी वेवलेंथ आ जाती है, जिसको आप एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ा नंबर है, वेवलेंथ में थोड़ी तब्दीली हुई है 90 पे, लेकिन फिर भी ये खुद काफ़ी है। और अगर मैं एंगल बहुत बड़ा ले लूँ कि स्कैटरिंग 180 पे हुई है, जो कि बहुत मुश्किल बात है कि फोटॉन बिल्कुल वापस आया है, हेड ऑन बिल्कुल बैक हुआ है, तो ऐसे सूरत में आपकी जो कॉम्पटन शिफ्ट की इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगी h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos 180 पे क्या होता है -1, तो m नॉट c 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो लिहाजा 2h इंटू m नॉट c आ जाएगा, 2h इंटू m नॉट c, यानी कि इसको कहते हैं हम सेकेंड कॉम्पटन शिफ्ट, सेकेंड कॉम्पटन शिफ्ट। तो ये आपके पास सेकेंड कॉम्पटन शिफ्ट आ गई है, सेकेंड कॉम्पटन शिफ्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस फिनोमिना में हम लोगों ने क्या अस्यूम किया, बिल्कुल ऐसे अस्यूम करें जैसे टेबल पे एक बिलियर्ड बॉल पड़ी हुई है, आप उसको दूसरी बिलियर्ड बॉल हिट करते हैं और कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, जो टारगेट बॉल है वो एक डायरेक्शन में चली जाती है और इंसिडेंट बॉल दूसरी में चली जाती है, टारगेट जो है इधर भी जा सकती है, इंसिडेंट इधर भी जा सकती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक्स-रे फोटॉन इज very small ball which is incident over very small electron ball, and that those are getting scattered, वो scatter हो रही हैं, collision हो रहा है, elastic collision हो रहा है, और इस collision में आपने देखा कि किस तरह momentum conservation, energy mass conservation की equations यूज की गई, और उससे हम लोग अपने रिजल्ट कॉम्पटन शिफ्ट की तरफ आए, और वेवलेंथ के इस ऑब्जर्व इजाफे को कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। और इस ऑब्जर्व जो इंक्रीज है वेवलेंथ का, ये बता रहा है कि कितनी इंटरेक्शन मीनिंगफुल है, कितनी एनर्जी लॉस हुई है, और किसकी एनर्जी लॉस हुई है, एक्स-रे फोटॉन की, किसकी गेन हुई है, इलेक्ट्रॉन की। और ये जो है तीसरा कदम है पार्टिकल नेचर, photonic nature of the wave, particularly photonic nature of the X-ray, particle nature of the X-ray, and thank you very much.